हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। देखें आज हमारे पास कौन से सवाल हैं। सबसे पहला सवाल है हमारे पास कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने राइनो टास्क फोर्स को सेटअप किया है। देखो राइनो क्या है, राइनो ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज राइनो, राइनोसेरस इसको बोलते हैं। ठीक है। राइनोसेरस क्या है? ये एक ऐसा जीव है जो कि थोड़ा सा ना कम होता जा रहा है, जिसकी मतलब कंजर्वेशन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इनकी तादाद जो है, इनकी जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है। तो इसीलिए कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने एक राइनो टास्क फोर्स को शुरू किया है ताकि राइनो कंजर्वेशन के जो प्लान्स हैं ना उसको रीस्टार्ट किया जा सके। कुछ ऐसा कुछ देखें कि यार अगर पहले से सही नहीं चल रहा, जो हमारे देश में चल रहा है ना नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान, उसमें जो भी गड़बड़ हो रही है, जो भी चीज़ें ठीक करनी है, उसको ठीक करके उसको रीस्टार्ट किया जाए। ठीक है। तो ऐसी राइनो टास्क फोर्स जो है वो बनानी है, राइट। तो ऐसी राइनो टास्क फोर्स किस स्टेट ने बनाई है? ये बनाई है जनाब बिहार ने। ठीक है। अभी बिहार के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है या टाइगर रिजर्व है हमारे पास? वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है। तो वहां पे रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी राइनो को। ठीक है। और वैसे भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तो बेटा आता ही नेशनल राइनो कंजर्वेशन प्लान के अंडर है कि इसके अंदर जितने भी राइनोज हैं उनको हम लोग क्या करें, कंजर्व करें। ठीक है। विश्व के अंदर अप्रोक्सीमेटली 75% जो राइनोज है ना बेटा वो इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है। और उसमें से भी 93% तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। यानी कि सिर्फ 7% है जो और स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है। तो यहाँ पे आपको 93% लिख दिया मैंने। आप ऐसे भी लगा सकते हो कि सबसे ज्यादा कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है जी। तो याद रखना राइनो के बारे में, ये क्वेश्चन हमारे लिए इस बार इंपॉर्टेंट बन सकता है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखो हमारे पास ना एक स्कीम चल रही है जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है। अमृत भारत स्टेशन का मतलब क्या है? देखो भारत को ना बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसके जो रेलवे स्टेशन है ना उसको डेवलप करना है। ये देखो गया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जैसी फीलिंग आ रही है ना, कितना बढ़िया रेलवे स्टेशन बनाया है, कितना ड्रास्टिक बनाया है। ठीक है। तो मोदी साहब ने ना एक स्कीम शुरू की कि हमारे मतलब देश के जितने रेलवे स्टेशन है ना, उन रेलवे स्टेशन को हमने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर लेना है। ठीक है। अभी अमृत क्यों? अमृत शब्द देखो हम सब जानते हैं कि अमृत शब्द जब से आया है, कब से आया है? 75वें साल के बाद से, है ना, आज़ादी के 75वें साल के बाद से। जो इस बार हम सेलिब्रेट करेंगे 76th ईयर, 76वें साल से लेके 100 साल तक का जो समय चलेगा ना उसको हम लोग अपना अमृत काल कहते हैं। ठीक है। तो ये जो अमृत काल है ना, इस अमृत काल के अंदर जो भी हम लोग बना रहे हैं वो हमारा अमृत से रिलेटेड आ जाएगा। तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम हम लोगों ने चलाई, जिसमें हमने जितने भी हमारे रेलवे स्टेशन हैं उनको रीडेवलप करना है। तो फिलहाल जो है कितने रेलवे स्टेशन हम पूरे इंडिया में से उठा रहे हैं? 508। तो 508 रेलवे स्टेशन पूरे इंडिया में से हैं जो इस स्कीम के अंडर आएंगे। टोटल कॉस्ट इस स्कीम को 24,470 करोड़ लगा है इसका पैसा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा एक आधा पॉइंट आप याद रखना, अमृतकाल क्या है ये याद रखना। ठीक है जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, देखिए। फेडरेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, फेडा। ठीक है। ये क्या है पहले तो ये समझो। फेडा ना एक मेंबरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कई कंट्रीज की इसमें मेंबरशिप है। चीन, चाइना लगा लो आप, कतर लगा लो, ठीक है, कुवैत लगा लो, ठीक है, यूके है, यूएसए है, यूके है, बहुत सारी कंट्रीज हैं। इन सब की ना एक कोलैबोरेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका फोकस क्या है? इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। ठीक है। तो आइडिया तो इंडिया का ही है ना, लेकिन ये मेंबरशिप बेस्ड है तो सभी मतलब ऑलमोस्ट कुछ कंट्रीज की यहाँ पे क्या है, मेंबरशिप है हमारे पास। ठीक है ये इंडिया की। ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन की जो फेडरेशन है ना उसने हाल ही के अंदर एक इंटरनेशनल एजुकेशन समिट कॉन्फ्रेंस किया है। ठीक है जी, 2023 में। सवाल पूछा है कि कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है हमदन बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी, दुबई के अंदर। तो आपको तो देखो शहर का नाम आता है पेपर में, तो आंसर इसका दुबई बन जाएगा, डी ऑप्शन। एग्जैक्ट लोकेशन पेपर में बहुत रेयर आती हैं, फिर भी याद रखना हमदन बिन मोहम्मद स्मार्ट यूनिवर्सिटी। वहाँ पे जो है हमारी फेडा ने क्या किया है, हाल ही में एक इंटरनेशनल एजुकेशन समिट किया है जिसके अंदर कई देशों से जो एजुकेशनल लिस्ट हैं, जो टीचर्स हैं, ठीक है, रिसर्चर्स हैं,
ये सब लोग आएँगे और अपने-अपने आइडियाज़ देंगे कि किस तरीके से हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग नई-नई चीज़ें जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? हर एक फ़ील्ड में होगा ये, ठीक है? तो ध्यान में रखना है। अच्छा सवाल है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, यूनियन कैबिनेट ने कितने पैसे अलॉट किए हैं, अप्रूव किए हैं भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है? अभी देखिए भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है, पहले तो ये समझो। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ना बेटा फाइबर कनेक्शंस हम लोगों ने देने हैं। फाइबर कनेक्शंस पता है क्या है? देखो, ऑप्टिकल फाइबर केबल नाम का ना एक कंसेप्ट अपन लोग साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का मतलब क्या है कि एक केबल होती है, बाहर से तो प्लास्टिक की या फिर आप पीवीसी कह सकते हो, ठीक है? अंदर से काँच की होती है। काँच में से लाइट को पास कराया जाता है और ये सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप लोग आजकल सुनते होंगे जियो फाइबर चल रहा है, एयरटेल फाइबर चल रहा है ना? तो फाइबर कनेक्शन का मतलब क्या है कि आप बस सबसे फास्टेस्ट जो प्रोग्राम है उसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी देखो हमारे पास प्राइवेट कंपनी तो बहुत सारी हैं जो ये देगा, लेकिन सरकारी लेवल के ऊपर ये सब काम जो है बहुत कम है, ठीक है? और जो फाइबर कनेक्शंस है वो सिर्फ हमने शहरों में ही नहीं देने, वो हमने गाँव में भी देने हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि 6,40,000 विलेजेस जो हैं कवर करने हैं हमने स्कीम में, ठीक है? और इसके लिए देखो कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि जो विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स है ना या उद्यमी जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है? उन लोगों को इन्वॉल्व करवाया जाएगा कि आओ भाई आप पार्टिसिपेट करो और आप लगवा के दो, ठीक है? तो मतलब एक तरीके से उनको एक जॉब फॉर्मेट मिल रहा है, ठीक है? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, सभी के पास फाइबर कनेक्शंस आ रहे हैं, ठीक है? ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ है, प्लान बड़े सस्ते हैं। 399 पर मंथ जो है अनलिमिटेड डेटा 30 एमबीपीएस की स्पीड पे, जबकि इतने में जियो वाले कितना देते हैं, 10 एमबीपीएस की स्पीड देते हैं, ठीक है? तो इतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड मिल रही है और 399 का आपको मतलब रिचार्ज मिल रहा है, ठीक है? तो इससे सस्ता तो क्या होगा देखो, है ना? थोड़ा बाकी का खर्चा भी तो अपना निकालना होता है ना? तो इस पूरी स्कीम के लिए जो पैसा लगेगा वो 1.39 लाख करोड़ लगेंगे, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को इंस्टॉल करना सस्ता काम नहीं है जनाब, ये महंगा काम है, ठीक है जी? तो डिजिटल इंडिया की तरफ भारत का एक अगला कदम, और यूनियन कैबिनेट ने भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए इतने पैसे को अप्रूव किया है, ठीक है जी? तो ये बना हमारा आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन अभी अभी हाल ही के अंदर जो है ले किया है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन विच स्टेट? देखो, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है? एक तो क्वेश्चन ये बन गया हमारे पास, ठीक है? दूसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन बन गया कि फाउंडेशन स्टोन इन्होंने रखा है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम का। देखो आर्कियोलॉजिकल क्या होता है? पुरातत्व, जो पुरानी चीजें होती हैं, जो रिमेन्स होती हैं, हड़प्पन सभ्यता के समय की, उसके आगे पीछे किसी भी समय की, है ना? तो इतिहास की कोई भी चीज जो है ना वो आपकी पुरातत्व होगी, आर्कियोलॉजिकल है। और उसका अगर एक संग्रहालय खोल लिया जाए तो लोगों को देखने को मिलेगा ना कि पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीजें होती थी, ठीक है? तो अभी इन्होंने हाल ही के अंदर जो है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम की नींव रखी है, किस स्टेट के अंदर? तो आंसर आएगा इसका तमिलनाडु। और कहाँ पर रखी है? आदि चलानुर, ठीक है? ये देखो आदि चलानुर जो है ये एक ऐसी साइट है जो 905 से लेके 696 बीसी के समय में थी। यानी कि जब हमारे देश में आर्यन सभ्यता निवास करती थी ना बेटा, तो आर्यंस के समय हमारे पास जो है ये साइट बनी। और ये बनी है किस नदी के किनारे है ये? क्योंकि जनरली बेटा जो भी साइट्स होती थी ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर आर्यंस लगा लो, कोई भी पुराने जमाने में किंगडम की सबसे बड़ी पावर क्या होती थी? किंगडम की सबसे बड़ी पावर होती थी उसकी नदी, ठीक है? आज के ज़माने में हम नदियाँ इस्तेमाल करते हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में व्यापार के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है? अपने हर एक काम के लिए नदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हर एक किंगडम की जो सबसे ज़्यादा अच्छी लाइफ़लाइन होती है ना, वो नदी ही होती है। तो थमीरा बरानी जो नदी है ना, उसके मतलब किनारे पे बना हुआ है ये छोटा-सा शहर, ठीक है? जिसको जो पड़ता है तमिलनाडु के अंदर, जिसको अभी हम आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है जी? तो यहाँ पे बनाएँगे आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम, अभी तो फाउंडेशन स्टोन रखा है, बन के तैयार हो जाएगा, फिर से न्यूज़ में आएगा, ठीक है जी? तो ध्यान में रखना है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे इसके। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, राजस्थान कैबिनेट ने हाल ही में कितने नए डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट में बनाने की अनुमति दे दी है, अप्रूव कर दी है? देखो, आपने पॉलिटी में कंसेप्ट सुना होगा
क्या कि हमारे देश में किसी भी चीज़ को बनाना है, कोई स्टेट बनानी है, ठीक है, कोई डिस्ट्रिक्ट बनाना है, ठीक है, किसी चीज़ का नाम चेंज करना है, ठीक है, ये सब काम करता कौन है? ये सब अथॉरिटी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। लेकिन बेटा पार्लियामेंट को रातों रात सपना तो नहीं आएगा ना कि सुबह उठ के फलानी जगह में नया डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, ठीक है। देखो इस चीज़ के लिए बनी है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट क्या करेगी? स्टेट बताएगी कि जी हालात क्या हैं, ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो ज़रूरत और हालात के हिसाब से वो बताएंगे कि भाई हाँ यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट क्या करती है ना बेटा, जैसे अभी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया इन्होंने, आपस में सर्वसम्मति में कैबिनेट ने फैसला ले लिया, ठीक है। अब उसके बाद राजस्थान कैबिनेट ने क्या करना है? ये प्रस्ताव देना है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने फिर क्या बनाना है? ये नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सवाल है कि कितने बने? 19 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं राजस्थान में। पहले राजस्थान के पास 33 थे, ठीक है। अब कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे? कुल मिला के 50, ठीक है। मध्य प्रदेश में भी हमारे पास 50 ही हैं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो हैं वो बिल्कुल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 3 एडिशनल डिविजन्स भी शुरू की जाएंगी, ठीक है जी। और जयपुर डिस्ट्रिक्ट को जैसे कि मतलब ये तो एग्जाम्पल ही है, ठीक है, कि जयपुर को जैसे जयपुर में और जयपुर रूरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जोधपुर को जोधपुर और जोधपुर रूरल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बड़े एरियाज है ना, तो तोड़ दिए जाएंगे ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक से चलाया जा सके, ठीक है। देखो डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण किसी पॉलिटिकल रीजन के लिए नहीं होता। डिस्ट्रिक्ट्स का निर्माण जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, कि आप अपनी जो कार्य प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको किस तरीके से अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। चलो अभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत न्यूज़ में आया ना, तो थोड़ा सा हम लोग ना एक्स्ट्रा शॉर्ट्स कर लेते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी स्टेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे इंडिया में? वो है उत्तर प्रदेश, जिसके पास 71 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे देश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट क्या है? कच्छ है। कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश का, ठीक है। गोवा सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स वाला राज्य है, इसके पास सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और माहे जो है वो पुडुचेरी में है, जो कि हमारे इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, ठीक है जी। तो राजस्थान का सवाल आपको आना चाहिए पेपर में, वेल एंड गुड, लेकिन अगर कोई बैकग्राउंड से सवाल आ जाए तो बेटा ये भी ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारे पास, क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको आप लोग अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते हो, या भारत छोड़ो आंदोलन, इसको लॉन्च करने किया था महात्मा गांधी ने किस डेट पे? ठीक है, सवाल है कि किस डेट पे इन्होंने शुरू किया था। देखिए 1942 में हुआ था, ये तो सभी जानते हैं, है ना। 1942 के 2 ऑप्शंस है हमारे पास। अब कब हुआ था? 8 को के 9 को? ये हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे देश में लॉन्च हो गई थी, ठीक है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था, ठीक है। और कहाँ पे किया था? जब बॉम्बे में सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, ठीक है। और गांधी जी ने यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया था, डू और डाई, करो या मरो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इनके लिए याद रखने हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट को हम लोग काफ़ी डिटेल में अपनी क्लासरूम सेशंस के अंदर करते होते हैं। जब अपन लोग मॉडर्न हिस्ट्री करते हैं तब अपन रीज़न जानते हैं कि रीज़न क्या हुआ था, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल भी फेल हुआ था ना, इसी साल में हुआ था। क्रिप्स प्रपोजल को फेल किया गया था, उसके बाद ही क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोगों ने शुरू की थी। तो काफ़ी सारे रीजंस बने कि वर्ल्ड वार में हमारे कितने सारे सैनिक मारे गए, जो इंडिया से सिपाही गए थे, ठीक है। उनकी जिम्मेदारी उनकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी किसी ने नहीं दी। ब्रिटिश जो है वो म्यांमार के अंदर हमारे इंडियन सिपाहियों को मरने के लिए छोड़ आए, और अपने यूरोपियन सिपाहियों को वो लोग वहाँ से निकाल कर ले आए थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना काफ़ी सारा मतलब पेनफुल इवेंट्स थे वो, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने सीधा ही लॉन्च कर दिया, अब तो अंग्रेजों आपको भारत छोड़ना ही पड़ेगा, जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी समझो, नाउ यू शुड क्विट इंडिया, ठीक है जी। सो इस तरीके से हम लोगों ने क्विट इंडिया मूवमेंट की। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल है, जैवलिन थ्रो डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? देखिए कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, नया नया कंसेप्ट है। 7 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और कब डिसाइड हुआ था? 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में, जब हमारे नीरज शर्मा पहली बार इंडिया के लिए ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के अंदर गोल्ड लेकर आए थे, ठीक है। आज तक पिछले 100 सालों में हम लोगों को
ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के अंदर कभी भी गोल्ड नहीं मिला। पहली बार ऐसा हुआ कि हमें गोल्ड मिला। इसलिए अब ये जेवलिन थ्रो खेलते थे, इनकी गेम थी, इसीलिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के इस ऐतिहासिक मेडल को याद रखते हुए, हिस्टोरिक गोल्ड मेडल को याद करते हुए, इन्होंने क्या किया, 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2021 के दिन ही इन्होंने गोल्ड अचीव किया था, तो 7 अगस्त को इनका सेलिब्रेट कर देंगे हम जेवलिन थ्रो डे। ठीक है, किसी एक इंसान की वजह से पूरे इंडिया में हम लोग एक दिन सेलिब्रेट करें, अपने आप में ही बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, पद्म भूषण अवॉर्डी एंड आईएएस ऑफिसर गुजरात काडर के 1960 बैच एन विट्टल, ही पास्ड अवे, अब ये इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, और इनके बारे में सवाल पूछा गया है कि ये पहले क्या थे। देखिए, आईएएस ऑफिसर थे ना, तो आईएएस ऑफिसर जो हैं वो अच्छे अच्छे सेक्टर्स में होंगे। एक तो ये टेलीकॉम सेक्रेटरी रह चुके हैं हमारे, ठीक है, आईएएस ऑफिसर्स इसी तरह से होते हैं। और एक ये सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं। तो फिलहाल हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारे पास आंसर आएगा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इन्होंने एक किताब भी लिखी है करप्शन के बारे में इंडिया में, और किताब क्या है, द रोड ब्लॉक टू द नेशनल प्रोस्पेरिटी। कई बार क्या होता है, पूरी न्यूज में से कोई सवाल नहीं आता, ये सवाल आ जाता है कि ये जो किताब है ये किन्होंने लिखी है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम क्वेश्चन, मतलब 90% क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ना न्यूज का बेसिक बना के छापता है। तो अगर आप लोग न्यूज याद रखेंगे तो आपको ध्यान में रहेगा। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि इनको अवार्ड वगैरह कब मिले हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, पद्म विभूषण अवार्ड है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है नीचे। तो इनको पद्म भूषण जो है वो दिया गया था, ऑनरेबल प्रेसिडेंट उस समय हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल होती थी, दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में 4 अप्रैल 2012, 4 अप्रैल 2012 को इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और रीजन एक ही है बेटा, कि सिविल सर्विसेज के अंदर जो नौकरी ये कर रहे हैं उसके अंदर इन्होंने काफी अपना योगदान दिया है। ठीक है, अगर हम मिस्टर विट्टल के बारे में वैसे जानने की कोशिश करें तो इंडियन सॉफ्टवेयर और टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर तो इन्होंने ना क्रांति ही ला दी थी। ठीक है जी, तो काफी आउटस्टैंडिंग काम इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर किए हैं। इनकी वजह से हमारा आईटी सेक्टर देखो बहुत ज्यादा प्रमोट हुआ है जब ये टेलीकॉम सेक्टर में थे। ठीक है, तो इसलिए इनका जो नाम है हमेशा इतिहास के पन्नों में अमर रहेगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट सिटी इन द कंट्री टू सेप्टिक टैंक फ्री। सेप्टिक टैंक क्या होते हैं, ठीक है, और इनमें 100% टॉयलेट्स भी आ जाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है जी, तो नवी मुंबई, आंसर इज नवी मुंबई। नवी मुंबई मुंबई का एक एरिया है, वो सेप्टिक टैंक फ्री बन चुकी है, और बहुत जल्दी 100% टॉयलेट्स भी वहाँ पे आ जाएंगे। एक्चुअली नवी मुंबई का जो एरिया है ना वो स्लम एरिया है, बहुत ज़्यादा स्लम्स है वहाँ पे। तो जितने भी स्लम्स है ना वहाँ पे उनके मतलब सेप्टिक टैंक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। और देखो सेप्टिक टैंक्स चलो गंदगी को तो जन्म दे ही रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि भाई आज नहीं तो कल देखो सेप्टिक टैंक को साफ करना पड़ता है, मैनुअल स्केवेंजिंग भी करनी पड़ती है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो उस चीज से तो राहत मिल ही जाएगी, है ना। अब अपन ये समझते हैं कि सेप्टिक टैंक क्या होता है। ये देखो, ये सिस्टम शायद आपको नाम नहीं पता होगा, लेकिन इस सिस्टम को आप लोग डेली अपनी लाइफ के अंदर देखते हैं। हर किसी के घर के बाहर एक सेप्टिक टैंक जो है वो लगा होता है, जिसको हम लोग आम भाषा में गटर बोलते हैं। ठीक है, ये आपके घर में से, हाउस होल्ड से, देखिए यहाँ पे गंदगी आ रही है, वेस्ट आ रहा है, स्लज यहाँ जम जाता है, ये वेस्ट वाटर रहता है और ये स्कम रहता है। ठीक है, फिर ये जो है ड्रेन फील्ड को दिया जाता है और इसका जो है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होगे कि यार गटर का तो काम अच्छा है ना, सारे घर की जो गंदगी है उसको नीचे को दबा के रखा हुआ है उसने। ठीक है, लेकिन बात तो ये है ना, ये मैन होल कवर है यहाँ पे, मतलब ये गटर का ढक्कन, जो सीवरेज का ढक्कन आप लोग उठाते हो, उसके अंदर एक इंसान उतरेगा और ये सब की सफाई करेगा। कभी कभी मशीन भी लगाई जाती है, मशीन से भी साफ किया जाता है। लेकिन देखिए, इसकी सफाई से भी ज्यादा बेटर पता है क्या होता है, ये वाला जो मटेरियल है ना ये किसी ना किसी काम आ जाता है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक हटाने के बाद इसका ये मतलब नहीं है कि कूड़ा वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, सेप्टिक टैंक हटाने के बाद इसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ये देखिए, इसको ना इस वाले सिस्टम में कन्वर्ट किया जाएगा, इसको कहते हैं ड्रेन पाइप सिस्टम। ड्रेन पाइप सिस्टम, इस सिस्टम का क्या होगा, इस सिस्टम का कनेक्शन जो होगा ना वो इनके
रिकवरर से होगा। देखिए, ये घर हैं, घरों में से पाइप्स जा रही हैं, सारे घरों में से पाइप जा रही है, पूरा पाइप का नेटवर्क जा रहा है, तो ड्रेन पाइप सिस्टम या नेटवर्क आप कह सकते हो, ठीक है। इन सब में क्या होगा कि ये सब यहाँ जाके ना मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। इसमें से जो वेस्ट है वो तो देखो वेस्ट निकल जाएगा, कुछ इसमें से जो वाटर निकलेगा, पानी निकलेगा, उसको हम खेतों में डाल सकते हैं, खेतों में इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। उस पानी के साथ जो है वो और भी काम जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह का जो भी धोने-धाने का काम है, कार वॉशिंग वाले हैं, उनको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो भी वाटर निकलेगा उसको वेस्ट नहीं किया जाएगा। पहले यहाँ से सब कुछ वेस्ट ही है, इतनी गंदगी सारे में, इसमें से कौन पानी निकाल के यूज़ करेगा? लेकिन अब हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे सारा का सारा सीवेज जो है उसका ट्रीटमेंट होगा, जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें वो सप्लाई कर दी जाएगी, जैसे यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका थोड़ा बहुत यूज़ निकल आएगा हमारी लाइफ के अंदर, ठीक है। तो नवी मुंबई में अब यही काम होएगा, सेप्टिक टैंक हटाए जा रहे हैं और ड्रेन पाइप सिस्टम जो है वो लगाया जा रहा है, जिसकी वजह से ये हमारे इंडिया की पहली सिटी बन गई है पूरे कंट्री की जिसके पास इस तरीके की सुविधा आ चुकी है, ठीक है जी। तो नवी मुंबई याद रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। कल अपन लोग फिर मिलेंगे, सेम क्लास सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।